और मुझे हमेशा से मिलता रहा। निजाम चौधरी साहब हैं, पूर्व विधायक, और इनके वालिद साहब भी हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं। वो तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आ पाए। नवाजिश खान साहब यहाँ हमारे बीच मौजूद है। बीडी नकवी साहब हैं। आप साहब से मेरा आज ही तारुफ हुआ जब मैं आपको यहाँ सुन रहा था। सैंदर वर्मा साहब तो तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। पिछली पंक्तियों में भी हमारी बहुत शानदार लीडरशिप है। मेरठ के लोग हैं, नगीना के लोग हैं, मुरादाबाद के लोग हैं, क्योंकि बुलाया तो सभी लोगों को है। गाजियाबाद तक के लोग बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले तो आप लोग मेरी बात शुरू होने से पहले नगीना के लोग दोनों हाथ खड़े करके धन्यवाद बोलो। धन्यवाद नगीना वालों, धन्यवाद नगीना वालों। प्यारे साथियों, यहाँ की जो लीडरशिप है इस मंडल की, आदिल साहब, सोहेल साहब, जोहर साहब, जुबैर साहब, जुनेद साहब, साबिर साहब, अब्दुल महमूद साहब, रियाज भाई, मुबीन भाई, आरिफ भाई, अनीस गाजी साहब, साहिल खान, दिलावर शेख साहब, किस्मत अली साहब, हमारे सांसद प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं हमारी लोकसभा के, और हमारी लोकसभा के जिला पंचायत सदस्य और तमाम सीनियर नेता भी यहाँ मौजूद हैं। सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों के साथ, वो भी आज सुबह से कह रहे हैं सर इतना समय किसी का इंतजार नहीं करते हैं, जल्दी बोल लो जल्दी बोल लो। और हमारे छोटे छोटे परिवारों से निकल के आज गांव गली देहात के जरिए असल खबरों पे बहुत बेहतरीन प्रकाश डालने वाले मैं मीडिया के, यूट्यूब मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन लोगों ने भी कंपटीशन तो बना दिया है। इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। आज तक तो कई बार उनके चैनल से उठा के खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग चलाते। मेरे याद है मैंने लास्ट टाइम एक भाषण दिया था कावड़ के समय, और मेरा भाषण, क्योंकि मैं वकील हूं तो मैं संविधान के खिलाफ जाके एक शब्द नहीं कहता। इस मंच से बहुत सारी बातें की गई, सबसे मैं सहमत असहमत हो सकता हूं, उनके व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं संवैधानिक पद में हूं और मैं संवैधानिक तरीके को ही सही तरीका मानता हूं, तो मैंने तब दिया था एक बयान एक गांव में नजीबाबाद के, और वो बयान ये था, आज भी वो तार्किक है। आज जब मैं उस बयान को दोहराऊंगा तो भी मीडिया हो सकता है पता नहीं क्या 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 चला है, लेकिन आज भी मैं उस स्टैंड पर खड़ा हूं। मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ये मानता हूं कि भारत का संविधान सभी को बराबर की आजादी देता है, सभी को बराबर के हक देता है, सभी को बराबर के अवसर देता है। और आज भी मैं इस बात को दोहराते हुए कहता हूं कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पे धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बुद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी को छीना जा रहा है। मुझे इस बात को कहने में कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये हो रहा है आंखों के सामने। मैंने ये कहा था तब कि 1 महीने करीब कावड़ का त्योहार चलता है, सरकार पूरी व्यवस्था करती है, प्रशासन पूरी व्यवस्था करता है, सरकार के लोग फूल बरसाते, होना चाहिए, सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान ईद की नमाज जो 15 मिनट की होती है उसमें पैर अगर सड़क पे रख लेगा तो पीछे से पुलिस का डंडा लग जाएगा कि पैर आगे को रख, पीछे को मत कर रहे पैर। उस बात को गांव के लोगों ने रिकॉर्ड किया और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने चलाया कि चंद्रशेखर आजाद का विवादित बयान। तो भैया कौन सा विवादित बयान है, मुझे तो बता दो कौन सा विवादित हिस्सा है उसका। इसलिए मैं मीडिया के साथियों को, जो बहुजन मीडिया के साथी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, ये कार्यक्रम जो है मुस्लिम संवाद, समस्या और समाधान, आप तीनों लोग पहले बैठ जाओ, दूसरी बात नहीं बोलूंगा। ये जो वॉलंटियर साथी इनको कह रहा हूं, मैं एक बात को एक ही बार बोलता हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे भाइयों की बात तो वो समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद आपको कह रहा हूं, ग्रीन शर्ट वाले बच्चे, आपसे कह रहे हैं, आपसे कार्यकर्ता हो ना आप, तो बैठिए ना सर, आपसे कह रहे हैं बैठने के लिए। ये पत्रकारों का नहीं करने दो ना, आप बैठ जाओ, आप बैठ के सुनो, सुनोगे नहीं तो फिर अमल कैसे करोगे, उस पर काम कैसे करोगे।
जब टीचर कक्षा में पढ़ाता है और जो स्टूडेंट टीचर की बात पे ध्यान ना देके इधर उधर की बातों पे ध्यान देते हैं, जंगले को झांकते हैं, फोन पे ध्यान देते हैं, आपस में बातें करते हैं, जब पेपर आता है तो वो उत्तर भी ऐसा ही लिख के आते हैं और वो होता है कि सफाई के नंबर दे देना, बाकी हम पे कुछ आता नहीं। तो इसलिए मैं कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा कि वो बैठ के सुने, अपने मेरी बात को अपने दिमाग तक ले जाएं और यहां से जाने के बाद उस पर अमल करें। जब उस पर काम करेंगे तभी तकदीर बदलेगी। अगर तकदीर सिर्फ सुनने से और बोलने से बदलती तो शायद सबकी बदल गई हो, क्योंकि सुनते बोलते तो हम लोग है ही ना। तो जब इस कार्यक्रम पे चर्चा हुई तो चर्चा ये थी कि वक्त का अमेंडमेंट हुआ और बिहार में एक बहुत मजबूत आंदोलन चल रहा। बिहार में जिन संगठनों ने आंदोलन को कॉल किया उन्होंने मुझे भी बुलाया। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो फिर हमने ये चर्चा की पार्टी में अपने पार्टी के सीनियर लीडरों से कि भाई ये पार्टी तो बहुजन समाज की पार्टी है, SC ST OBC मुस्लिम जैन सिख बौद्ध ईसाई सबकी पार्टी है। तो इस मामले को ये देखो कि इस मामले में जो परेशानी कल खड़ी होगी वो कितने % लोगों को होगी। और फिर ये चर्चा हुई कि इस पे जिले वाइज मीटिंग होनी चाहिए और मीटिंग करके हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किस तरह से सरकारें हमारे हक हुकूक को संवैधानिक तरीके से, डंडे से नहीं, संवैधानिक तरीके से छीनने का काम करें। तो बात ये हुई कि पहले कार्यक्रम जिलों में होंगे, लेकिन फिर चर्चा इस बात पे आई कि कार्यक्रम लखनऊ में होगा और यहीं से चर्चा शुरू होगी और फिर चर्चा गांव के आखिरी घर तक पहुंचेगी और हर व्यक्ति को हमें बताना है कि सत्ता में आकर किस तरह से लोगों के हक हुकूक को भी छीन सकती है सत्ता, अगर वो लोगों के, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, दलितों, पिछड़ों के और मुसलमानों का विरोध। इसलिए और ये भी कहा गया कि चर्चा हो, समस्या जानी जाए और समस्या का हल निकाला जाए। तो इसलिए आज की जितनी चीजें आपने रखी, चाहे वो तालीम से जुड़ी हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ी हो, चाहे वो धार्मिक आजादी से जुड़ी, उन सब चीजों को नोट किया गया। उनको हम लोग आने वाले चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में लेके आएंगे, इस बात का मैं आपको वादा दूंगा। इसीलिए उन समस्याओं को सुना गया है और उस पर लगातार चर्चा होगी और उनको किस तरह से हल किया जाए, क्योंकि जादू की छड़ी तो नहीं कि बस कह दिया और हल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों, मुझसे पहले हमने हमारे बड़े शानदार लीडरों को सुना, मैं भी उनको सुनना चाहता था, समय कमी थी और मैं समझ रहा था कि वो बोल तो रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं समय उनके आगे आ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, अगली बार आधे आधे करके बुलाएंगे और आपका समय बढ़ाएंगे, सबको नहीं बुलाएंगे, आप चिंता मत करो, क्योंकि लड़ाई तो लड़नी है ना। लड़ाई एक दिन में नहीं खत्म हो गया आज के समय, लड़ाई तो आज शुरू हो रही है और लड़ाई इस बात के साथ शुरू हो रही है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होगा, उत्तर प्रदेश के स्कूल कैसे होंगे, उत्तर प्रदेश के कॉलेज कैसे होंगे, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियां कैसे होंगी, उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी आमदनी, उनका हिस्सा बैठता हुआ मिलेगा नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश के गरीबों को उनका हक मिलेगा नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में धार्मिक आजादी कैसे रहेगी, सामाजिक आजादी कैसे रहेगी, आर्थिक आजादी कैसे रहेगी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीजों पे चर्चा करनी। तो मैं आपको आजाद समाज पार्टी के विषय में बताता हूं। हम कोई काम छिपा के नहीं करते हैं, जो काम करते हैं वो खुलेआम करते हैं, सबकी नजरों में करते हैं। और आज मैं लखनऊ से कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी का संविधान आपको मिल जाएगा गूगल पे, किसी से ना पूछो ना किसी की मानो, संविधान पढ़ो और देखो कि आजाद समाज पार्टी ने काशीराम साहब को इस फॉर्मूले को पक्का किया है कि जिसकी इतनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदार। ये हवाई बात नहीं है, संविधान में लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको संवैधानिक पदों पे, टिकटों में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। ये बात हमने अपने संविधान में लिखी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा में, क्योंकि इसके मेरे ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद बहुत तकलीफ होगी लोगों को और इधर उधर की बातें चलाई जाएगी। तो मैं तो अभी कहना चाहता हूं कि गूगल पे संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली है और कॉन्स्टिट्यूशन है आजाद समाज पार्टी, उसको पढ़ लो तो आपको पता लग जाएगा। हो सकता है कई पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर ले, देना दीवाना तो पता लग जाता है, जब मौका मिलता तभी पता लग जाता कौन कितना क्या कर सकता है। मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। हमारी पार्टी का संगठन
उसकी कोर कमेटी में हमने बैकवर्ड को, मुस्लिम समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को बराबर की भागीदारी दी है। कम ज्यादा तो हो सकती है लेकिन कम नहीं, ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं। एक बात, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी आबादी 20% है उसको 19% का हक नहीं दिया, उसको 20 की जगह 21 का तो दिया हुआ। आप संविधान पढ़ के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। हमने चाहे जिला पंचायत के टिकट दिए हो या विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिए हो, हमने जिसकी इतनी संख्या थी उसी आधार पर टिकट दिए। हमने शेड्यूल कास्ट की भी अन्य जातियों को टिकट दिए। जो लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के अन्य जातियों को टिकट नहीं मिलता, हमने मुस्लिम भाइयों को भी बराबर का टिकट दिए। हमने संगठनात्मक उसमें उत्तर प्रदेश में हो या देश का कोई और स्ट्रक्चर हो, हमने उसमें भी अपनी तरफ से, जैसे बिहार का चुनाव और जोर आजाद साहब हमारे वहां प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना या उनसे उनकी जानकारी के बिना कोई काम नहीं होता। जोर आजाद साहब इस मंच पर बैठे हैं, वो बता सकते। उससे पहले झारखंड का चुनाव हुआ है, काशिफ रजा साहब वहां प्रदेश अध्यक्ष है। काशिफ रजा साहब यहाँ बैठे, पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा है। कितनी सीटों पे लड़ा जाएगा, कौन कौन प्रत्याशी होंगे, किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। राष्ट्रीय कमेटी को जो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भेजा उसी को राष्ट्रीय कमेटी ने माना। ये दोनों लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात की गवाही। तीसरे इम्तियाज साहब बैठे हैं, वो बंगाल के प्रभारी है। वहां संगठन किस तरह डेवलप होगा, किस तरह काम करना है, इम्तियाज साहब यहाँ बैठे हैं। उनके काम में कोई वो नहीं करता, वो राष्ट्रीय कमेटी सलाह करते हैं, काम अपने आप करते हैं और पूरा काम वहां लगातार चल रहा है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। अब सुल्तान साहब बैठे हमारे छोटे भाई, वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि मेरी नजरों में उनके संघर्ष, उनका कद बहुत बड़ा है। उनको युवा की जिम्मेदारी दी है और वो उनको पूरी छूट दी है कि जहां भी गरीबों पे, किसानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो, आप जाके हक की आवाज उठाओ और चिंता मत करना, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी। ये हमने अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें हमने अभी तो एक सम्मेलन हुआ है, अभी तो चिंता मत करो, पिछड़े वर्ग का भी सम्मेलन हो, आप देखते जाओ। अभी तो दलित समाज के अन्य जातियों का भी सम्मेलन होगा, अभी तो शुरू किया है। अभी तो पिछली बार उत्तर प्रदेश में आए थे, तारीख थी 1 जून और दिन था अर्जक संघ की स्थापना दिवस का। एक कार्यक्रम नहीं झेल पाया, अभी तो शुरू किया, अभी देखते जाओ। अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, अपनी बात रखेंगे, लोगों को विश्वास जीतेंगे। नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं दिल से धन्यवाद करूंगा नगीना के लोगों का, लेकिन नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, गवाही दे सकते हैं कि हमारी लोकसभा में किसी गरीब पर जुल्म करने की हिम्मत किसी शासन प्रशासन के अधिकारियों में नहीं है। इस बात की गवाही नगीना के लोग दे सकते हैं। और नगीना के जो भी मसला होते हैं, जो भी मामले होते हैं, जो भी परेशानी आती है, जितने भी, चाहे कितने बड़े अधिकारी जुड़े हो, सब मामलों को हम लोग बैठ के 4-4, 5-5 दिन बैठ के उसको संभालने का काम करते हैं, उसमें न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये भी किससे छिपावा नहीं। हमने अपने संगठन में नीचे से लेकर आज तो हमने सिर्फ जिले से कुछ पदाधिकारियों को बुलाया जो संगठन में दायित्व पे है। उनको इसलिए बताया कि उनको बुलाया कि उनको पता लगे कि उनका संगठन कितनी देर से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। इसलिए ये जो हमला संविधान पे अभी सरकार ने किया था, उसके खिलाफ ये चर्चा थी जो संवाद के रूप में बदली। और अभी संवाद हुआ है, अभी संघर्ष होगा। क्या होगा? जोर से बताओ। मेरी अकेले के बाद तुमसे ज्यादा भाई क्या होगा बताओ। संघर्ष होगा। भाई क्या होगा बताओ। संघर्ष होगा। अभी तो संघर्ष होगा। ये आजाद भारत है, ये गुलाम भारत नहीं। आजाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान है। गुलाम भारत में राजतंत्र था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था और चुनाव नहीं होते थे। राजा के परिवार में जो व्यक्ति पैदा होता तो वही दूसरा राजा बनेगा, यही तय होता। लेकिन तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी बहुत बड़ी आबादी राजतंत्र की तरह ही जी रही। कुछ उनमें से ऐसे हैं जो अपने आप को मालिक समझते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को गुलाम समझते हैं। वो गुलामी की बेड़ियां नहीं काट पा रहे। राजतंत्र में लाठी, तलवारें, भाले, बंदूकें, तोपें चलती थी, हजारों लोगों की जान जाती थी।
लेकिन भारत के संविधान ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, ना लाठी चलाना, बंदूक चलाना, ना तोप चलाना, ना किसी को बुरा कहना, अच्छी बात कह के अपना हम क्या कर सकते हैं समझा के आप इस व्यवस्था में भागीदार हो सकते हैं और खुद को ताकतवर बना सकते हैं। इस लोकतंत्र को समझ लो। इस लोकतंत्र का फॉर्मूला यह है, जनता द्वारा जनता का शासन, यानी कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा। और उत्तर प्रदेश भी देश इस बात का गवाह है, और बिहार में जातिगत गणना हुई थी, आप आंकड़े पता कर लो कि जिनका वोट है उनका राज नहीं। और जब तक आप अपने वोट की अहमियत नहीं समझोगे, आपने जितने मसला बताए, जितनी समस्या आपने बताई है, तालीम की हो, स्कॉलरशिप की हो, धार्मिक आजादी की हो, रोजगार की हो, या और कोई समस्या हो, जुल्म जाति अन्याय की हो, बुलडोजर से लेकर कोई समस्या हो, उसको हल कैसे करोगे जब कुर्सी पे सत्ता में दूसरी पार्टी के लोग बैठे होंगे और कुर्सी पर उनके चहेते अधिकारी बैठे होंगे, डीएम एसएसपी उनके होंगे, डीआईजी आईजी उनके होंगे, एडीजी डीजीपी उनके होंगे, चीफ सेक्रेटरी से लेके और गांव का सेक्रेटरी उनकी बात मानेगा, तो वो आपको न्याय क्यों देंगे? आप बताओ, आप सोच के तो देखो ना। आपकी सारी समस्या मैं मानता हूं कि ये समस्या, लेकिन समाधान क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके पास राज होगा, जिसके पास कुर्सी होगी, जिसके पास कलम होगा, वही तो योजना बनाएगा, वही तो नीति बनाएगा, वही तो पॉलिसी बनाएगा, वही तो लागू कराएगा। अब मैं कह रहा हूं कि हमने सब कुछ तैयार कर लिया और वोट हमने अपना संगठित नहीं किया, वोट को हमने इधर उधर बखेर दिया और परिणाम हमारे खिलाफ आए, और दूसरी पार्टी जैसा सत्ता में है, ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई तो वो आपको क्या बांटेगी? मिठाई? आपके बच्चों को तालीम देगी? आपको स्कॉलरशिप देगी? आपको सम्मान देगी? वो तो लठी मारेगी ना भाई। वो तो वोट इस बात में मांग रहे हैं कि आप हमें वोट दे तो हम इनको लठ मार देंगे। आप समझो, मैं तो खादिम साहब बैठे हैं, मैंने देख लिया उनको। अगर मुसलमान, मैं सच कह रहा हूं, बीजेपी को वोट देने लग जाए इस देश में, मैं सच कह रहा हूं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे नीचे दर्जे की पार्टी हो जाएगी। वो इसी नाम पे वोट मांग रहे हैं जो सत्ता में बैठे, इस समय जिनसे मुकाबला है। मैं किसी और दल पे बात नहीं करना चाहता, मैं तो सत्ता से बात करना चाहता हूं, और इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी हमारी लड़ाई नहीं। ये तो हमारे लोग गुमराह, वरना हमको जिस तरह से उनके बड़े बड़े नेताओं को, जो सबसे बुजुर्ग हैं, से खींच खींच के धक्के मार के कोने में कर दिया जाता है ना, उसके बाद भी अगर वो समझना नहीं चाहते, अगर वो अपमान को इज्जत समझ रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं? इज्जत तो दिखती है, इज्जत इस मंच की गवाही है। इज्जत किसे कहते हैं? वरना आप देख लो, अभी 15 दिन नहीं हुए, ऐसे कौनी मार मार के वहां कोने में ले गए। बताओ लेगे नहीं लेगे? बताओ। तो ये तो दिखती है अपने आप। मैं ये कह रहा हूं, इतनी बड़ी आबादी को नकार के और आप ये कहते हैं कि वो आपको वोट भी देती रहे, ये तो इनकी ईमानदारी है। मैं, हमारे वसीम साहब खड़े हैं और नईम साहब खड़े हैं, मैं कह रहा हूं, नकारात्मक राजनीति आपको नहीं इस देश को लेकर डूबेगी। मेरी बात को आप याद रखें, सकारात्मक राजनीति करो। वोट को किसी को हराने के लिए मत दो, वोट को किसी को जिताने के लिए दो, वोट को जीतने के लिए दो, वोट को अपने और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखे दो। अभी तक आप क्या कर रहे हैं? और यही चला रहा है लंबे समय से कि फलानी पार्टी को हराना है, फलानी पार्टी को हराना। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी 70% एनर्जी किसी को हराने के लिए लगा दूं, तो 30% एनर्जी से मेरा कौन सा भला हो जाएगा? मुझे हमारी पूरी एनर्जी 5 साल हम लोग जुल्म जाते हैं, अत्याचार से आते हैं, और बाद का 1 महीना हम इस बात पर लगाते हैं कि इसको कौन हरा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठोगे, जब तक आपके बच्चे पटवारी, सेक्रेटरी, पुलिस, सीआरपीएफ के जवान, सीएसएफ का जवान, एडीएम, डीएम, एसडीएम नहीं बनेगा, सीओ, एसपी, डीएसपी नहीं बनेगा, एडीजे, डीजे नहीं बनेगा, तो आपको कैसे लगता है कि वो आपके साथ न्याय कर पाएंगे? आज भी तो अधिकारी तो आज भी है या नहीं है? बताओ, कुर्सियों पे है या नहीं है? अधिकारी भी है, सरकार भी है, फिर क्यों कह रहे हो कि बुलडोजर चल रहा है? फिर क्यों कह रहे हो अन्याय हो रहा है? क्योंकि जिस सोच के लोग बैठे हैं कुर्सी पे, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को सौंपते हुए कहा था कि मुझे शंका है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति नहीं अच्छी होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। उन्होंने कहा संविधान कितना बुरा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे
उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी तो अंत संग्राम अच्छा साबित होगा। आज ही हमारे सामने मुसलमान के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोग कितने बुरे दौर में आप देखें। कथा कर दी, क्यों साहब आपको पता है कथा करती थी इटावा में, तो चोटी काट ली, किस चीज से शुरू किया है? पेशाब से शुरू किया। आप सोचो ये क्या सोच है, ये क्या सोच है? जिसके ऊपर पड़ती है उसको ही लगता है कि मेरे ऊपर ही शोषण हो रहा। मैं आपको सच कह रहा हूं देहरादून वालों, शोषण तो यहां सभी पे होगा। जो सरकार के विचार के साथ नहीं है, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो या मुसलमान हो या दलित हो या वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सब शोषण के शिकार हैं। ये सरकार उन्हीं की है जो पूंजीपति उनके साथ खड़े हैं या जो उनकी बात कर रहे हैं। ये सरकार उन्हीं की। अब इटावा की बात आएगी तो आप कहेंगे यादव समाज के साथ हो गया, लेकिन मैंने तो लोधी समाज के साथ भी देखा यही अपमान, यही मैंने कुर्मी समाज के साथ भी देखा, यही मैंने साहू समाज के साथ भी देखा, और दलितों की तो क्या कहूं, आदिवासी की तो क्या कहो। उनको तो डायन के नाम पे भी 5 लोगों को जला के मार दिया, उनकी कोई पूछने वाला नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो आज आपको महसूस हो रहा है 70 सालों में, वो तो हम पिछले 5000 सालों से इस देश में सहते आ रहे हैं, लड़ रहे हैं उसके खिलाफ। बस जरा सा फर्क है कि जो भी दौर आया राजतंत्र का था तो हम राजतंत्र के तरीके से लड़े, और जब लोकतंत्र आ गया तो हमने वोट की अहमियत को समझ के, शिक्षा की अहमियत को समझ के हम लोग लड़े। ये फर्क है। एक बार आप हमारी तरह सोच के इस लड़ाई में हमसे पीछे खड़े हो जाओ, लड़ाई में, संघर्ष में, और जब हिस्से की बात है हकदारी की तो हमसे आगे खड़े हो जाना। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। संघर्ष में हमारे पीछे खड़े हो जाओ, ढाल बन जाओ। अगर गोली आएगी तो हम खाएंगे, ये नीले पट्टे वाले मैं गारंटी देता हूं। और जब मिठाई आएगी तो आप आगे हो जाना, हम आपका हाथ नहीं खींचेंगे, इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अम्बेडकरवादी कभी भी हाथ नहीं मार। आप ये महसूस करके देखो, अभी 3 दिन पहले मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में था, वहां एक कस्बा है धामपुर, और ये मीडिया के माध्यम से मेरा लखनऊ में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी सवाल है कि धामपुर में चौक पे जो दुकानें थी वो बंद कराई गई, इस बात के साथ कि वो मुसलमानों की दुकानें, जबकि भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। आर्टिकल 14-15 इस बात की गवाही देते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं, लेकिन वो दुकानें बंद कराई गई। और उसकी नहीं, उस पूरे पश्चिम की दुकानें बंद कराई गई। और अगर वो दुकानें मीट की होती तो मैं भी मान लेता, किसी की भावना हो सकती है तो मैं भी इसको कहता कि भाई ठीक है बंद कर लो। हालांकि जिसका रोजगार जाता है पता तो उसको लगता है, जिसके बच्चे भूखे मरते हैं, जिसको पैसे की जरूरत होती है, जो हाथ फैलाता है उसको पता लगता है, सरकार को नहीं लगता है। लेकिन वो दुकानें चाय की थी, वो दुकानें नाई की थी, वो दुकानें छोटे मोटे कारोबार की थी, और उनको इसलिए कह के बंद किया गया कि भाई माहौल खराब है, हालात अच्छे नहीं है। आप तो मुसलमान हो, मुजफ्फरनगर में तो एक हिंदू ही था, उसकी दुकान पे प्याज मिल गया, उसकी दुकान तोड़ दी गई। भाई हमें आपकी परवाह है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपकी कानून व्यवस्था क्या है? अगर आप लोगों की दुकानों की रक्षा नहीं करते, लोगों के कारोबार की रक्षा नहीं करते, तो कुर्सी में क्यों चिपक के बैठे हो? कुर्सी छोड़ के नहीं देते मुख्यमंत्री। अगर आप लोगों के कारोबार की रक्षा नहीं कर सकते, आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हो, आप न्यायपालिका की रक्षा नहीं कर सकते, आप एक काम तो कर सकते हो कि अगर कोई हक की लड़ाई लड़ने आए तो कुछ लोग जाके पूरे आंदोलन को नाकामयाब कर दे, तो आप उन पर लाठी तो चला सकते हो, उनके गरीब बच्चों के कान पकड़वा कर उनको जेल तो भिजवा सकते हैं। ये बात हम भूले हुए नहीं। लखनऊ में खड़ा होकर कह रहा मुख्यमंत्री जी, यह न्याय इलाहाबाद का हम भूले नहीं, इस बात को आप याद रखना। हमारे बच्चों के पीछे पड़ी एक लाठी हमें याद है, वो जख्म आपने उन बच्चों को नहीं दिए, वो जख्म आजाद समाज पार्टी को दिए, अम्बेडकर वादियों को दिए हैं, वो जख्म आपने चंद्रशेखर आजाद को दिए हैं। इन जख्मों का आपसे हिसाब होगा, मेरी बात को आप याद रखना। जिस बात को मैं किसी भी बात को नहीं मानता
जिस बात को संविधान नहीं मानता, मैं उस बात को मानता हूं जिस बात को संविधान मानता है। और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, वो इस बात की गारंटी देता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप बताओ, जिस आदमी पे मुकदमा लिख दिया गया, क्या वो दोषी साबित हो गया? जब मीडिया के लोग यहाँ बैठे, दोषी कब साबित होता है? जब कोर्ट उसको सजा करती है, तब वो दोषी होता है, उससे पहले वो आरोपी होता है। पुलिस का क्या हाल है? कानपुर में नहीं देखा आपने? पढ़ा नहीं क्या अखबार आपने कि कानपुर में पुलिस के दरोगा जी ही व्यापारियों का अपहरण करके रंगदारी मांग रहे थे? आपने नहीं देखा क्या? ये कानपुर का मामला है, पुराना मामला नहीं, कल का मामला है। मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने टीवी की न्यूज में देखा, उस पर देखा, एक्स पे। पुलिस ने व्यापारी को उठाया, उसको कमरे में जाकर पीटा, उससे रंगदारी मांगी, अपहरण किया। हालांकि इस प्रदेश में पुलिस का मुझसे बड़ा हिमायती नहीं हो सकता था। अगर पुलिस के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन माताओं के लिए, ग्राम पंचायत सेवकों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए अगर किसने आवाज उठाई, होमगार्डों के लिए किसने आवाज उठाई है, उनको न्याय दिलाने की बात किसने की? जो किसने नहीं की, वो चंद्रशेखर आजाद ने की। इसमें भी कोई दो राय नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तक, देखो, कई बार निर्दोष लोग भी सत्ता की सूली पे चढ़ जाते हैं, उनको कान पकड़वा के आपने क्या बताया हम कि आप अगर सत्ता में हैं तो दलितों के बच्चों के कान पकड़वा सकते हैं, उनको अपमानित कर सकते हैं? इसका अधिकार आपको किसने दिया? आपने बुलडोजर चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर पर रोक लगाई कि आप कौन है बुलडोजर चलाने वाले? ये कोर्ट का अधिकार है। आप कोर्ट से बड़े हो क्या? आपने नेम प्लेट लिखवाई, सुप्रीम कोर्ट ने आप पे डंडा चलाया, आपको रोका कि आप नेम प्लेट नहीं लगा सकते। लेकिन आप जानते हो, अगर आप ये नहीं करोगे तो जिस तरह से स्कूल आप बंद कर रहे हो, मर्ज करने के नाम पे गरीबों के बच्चों का पढ़ने का अधिकार छीन रही है, मामले कैसे छिपेंगे जो आप अन्याय कर रहे हैं? इसलिए आप इन मामलों को बड़ा बड़ा करके दोहराते रहते हो और बार बार इस तरह की चीजें करते रहते हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा दिल इस बात की गवाही है कि उन बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, मैं उनको मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इस बात की मैं इलाहाबाद के इस दर्द की गारंटी आपको देता हूं। वो कौन थे बच्चे? वो बच्चे थे जो चाहते थे कि मैं उन परिवार से मिलने के लिए आ जाऊं। वो आराम से खड़े होके मेरा इंतजार कर रहे थे। आपके सत्ता पोषित गुंडों ने उनके ऊपर पत्थर चलाया, उनको पुलिस के द्वारा पीटा गया। और आप समझते हो कि आप पत्थर चलाओ और वो आप पुलिस के डंडों पीटे, वो पीटते रहे। यहाँ पे एक झूठी खबर ने कि चंद्रशेखर आज गिरफ्तार कर लिया गया, उनके मन में आक्रोश पैदा कर दिया। लेकिन ये आक्रोश तो मैंने आगरा में भी देखा, जब एक दलित सांसद के घर पे एक सेना चढ़ गई थी, उन पे क्यों नहीं चले पत्थर, उन पे क्यों नहीं चले डंडे? क्या हम नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? और तो ये तो तब है जब वहीं 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। हमें पता है कि इस देश में दलित पिछड़ा होने की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और वही कीमत आज मुसलमानों को चुकानी पड़ेगी। मुझसे क्या सुनना चाहते हैं मैं बताता हूं आपको। मुसलमानों को शूद्र बनाने का प्रयास किया जाए कि भाई ये भी शूद्र बन जाए, इनकी धार्मिक आस्था का कोई मतलब नहीं, इनके कारोबार का कोई मतलब नहीं, इनके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं, वो आपको खींच के लाके हमारे बराबर में खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, एक बार आप हमें अपना मान के हमारे साथ खड़े तो हो जाओ, फिर आप देखना कि आपके राह के सारे कांटे खत्म हो जाए। मैं तो धन्यवाद देता हूं। मैं अकेला ऐसा शख्स हूं जिसको कहने में कोई प्रेज नहीं कि मुस्लिम भाइयों ने नगीना में मेरा बहुत साथ दिया, मुझे वोट दिया, मुझे नोट दिया, मेरी मदद की। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकार साथियों को सुनना चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, इनका कर्ज है मेरे ऊपर नगीना के लोगों का। और मैं जब तक जीऊंगा, जीवन के आखिरी क्षण तक, जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, मैं इस कर्ज को उतारता रहूंगा। इस बात का मैं आपको मालूम है। लेकिन कुछ ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने एक महीने के रोजे वहीं बिताए, जिन्होंने अपनी ईद का त्यौहार जो 1 साल में एक बार आता वहीं बिताया, जो अपने घर नहीं लौटे, अपने परिवारों के बीच नहीं पहुंचे, जिनके घर में जिनकी वालिदा बीमार थी, जिनके वालिद साहब बीमार थे, जिनके बच्चे ईद में उनकी राह देख रहे थे, वो ऐसे सिपाही आजाद समाज पार्टी के जो डट के वहां काम किया और लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम किया। देखो एक मैसेज का, देखो मैंने कहा था सुन भाई यहाँ बैठे हैं कि वोट तो आप नगीना के लोग दोगे, लेकिन ये आवाज पूरे देश के गरीबों की बनेगी। मेरी बात का
कोई ऐसा मसला नहीं है। लोग कहते हैं कि आप मुझे पावर में ले आओ, फिर आप देखना मेरा जोर, मैं आपको चांद पे ले जाऊंगा, मैं आपको मंगल पे ले जाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं, जब मैं सांसद भी नहीं था, जब मुस्लिम भाइयों को, पिछड़े वर्ग के भाइयों को, किसानों को, पहलवानों को, नौजवानों को मेरी जरूरत पड़ी है, लखनऊ इस बात का गवाह है कि 5 दिन तक 69,000 शिक्षक भर्ती पर मैं यही जमीन पे लेट के उनके बीच में रहता था और सरकार को झुकाने का काम हमने किया था। ये बस बात की गवाही। जब पहलवान बेटों का मामला आया, मैं वही था उनके साथ डट के मौके पे। जब एनआरसी का मामला आया, मैं फिर कहूंगा, लोग कहते हैं आप मुझे वोट दो तो मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। कभी मैंने वोट की लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी वोट की लड़ाई। एनआरसी का मामला आया, मेरे साथी यहां गवाह हैं, जब हमने बैठ के वो कार्यक्रम बनाया था, मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे जेल भेजा गया, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर ने भड़काऊ भाषण दिया, और जब कोर्ट ने पूछा, मुझे भी जेल भेजा गया। मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूं, आरोपी में और दोषी में फर्क होता है। मेरे ऊपर आरोप लगा, मुझे भेजा गया। जब जज साहब ने पूछा, महिला जज ने कि बताइए क्या भाषण दिया चंद्रशेखर ने भड़काऊ के साथ, भाषण हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा बेवकूफ समझे हम लोग, तो उन्होंने मुझे बिल दी। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं, अखलाक का मामला हो, पहलू का मामला हो, नजीब का मामला हो, नसीर का मामला हो, आदिल का मामला हो, अलीगढ़ का मामला हो, नहटौर का मामला हो, चाहे नहाल का मामला हो, चाहे कर्नाटक का मामला, हिजाब का कोई एक, और ये सुल्तान साहब यहां बैठे हुए, चाहे औरंगाबाद की मस्जिद का मामला, चाहे मौलाना फिरोज का मामला हो, चाहे ये बराबर में जो बहुत चर्चित रहा, ये मुरादाबाद संभल का मामला, कोई एक ऐसा मामला आप नहीं बता सकते जहां किसी गरीब को मेरी जरूरत पड़ी हो और मैंने उससे हाथ खींच के अपने फेर के मैं खड़ा हो गया। कोई एक नहीं बता सकते। हमारी पूरी पार्टी ऐसे सोचती है, हमारे सारे कार्यकर्ता ऐसे सोचते हैं, और हम ये जानते हैं कि हमें किस तरह से मिलकर इस लड़ाई को आगे लड़ना। कोई एक जाति, एक धर्म के लोग आंदोलन को कामयाब नहीं कर सकते, हमें सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना। तो आपके मसला, जो आपकी समस्या है, वो हमारे सामने है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां तो आपके जैसा भोला मैंने नहीं देखा है। एक पार्टी ने आपको कहा हम आपको 18% आरक्षण देंगे, और पूरे 5 साल सत्ता में रहे, और 18 की जगह 18 भी नहीं थी, और पूरा बीत गया सब कुछ, और फिर उसके बाद दोबारा चुनाव आया तो फिर देंगे, आइए वोट दीजिए, फिर देंगे, आइए वोट दीजिए। आज मैं इस मंच से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ये घोषणा करता हूं, आजाद समाज पार्टी सरकार बनाएगी तो एक अकेला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, 3 मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। मुस्लिम समाज से, पिछड़े समाज से, पिछड़े समाज से, शेड्यूल कास्ट के लोगों से। हमारी पार्टी इस बात की गवाही देती है कि हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, हमारी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गवाही देता है, हमारे यहाँ कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, हमारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गवाही देता है, हमारे यहाँ कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, हमारी पार्टी का संविधान इस बात की गवाही देता है कि हमारी पार्टी से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई एक जाति धर्म का व्यक्ति नहीं बन सकता। इस बात की हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में गवाही दी। मैं आपका यहां पहुंचने पे बहुत धन्यवाद करूंगा। समय बहुत हो गया, समय बहुत हो गया है। बोलते रहो, लेट तो नहीं हो रहे हो? तो मैं ये कहता हूं कि कई लोगों को नींद नहीं आएगी आज। सुनो मेरे प्यारों, मेरे साथियों, हमारी बहनों, हमारी माओ, सुनो, लोकतंत्र में जिनके पास ताकत होगी उन्हीं को इज्जत की जिंदगी मिलेगी, उन्हीं के बच्चों को रोजगार मिलेगा, उन्हीं को नौकरी मिलेगी, उन्हीं को सम्मान का जीवन मिलेगा, उन्हीं को कारोबार बचेगा, उनको ही आगे बढ़ने की आजादी मिलेगी। जिनके पास ताकत होगी और जिनके पास ताकत नहीं होगी वो कुचले जाएंगे। लोकतंत्र का यही निजाम है, और ये यहाँ का नहीं पूरी दुनिया का है। अब आप देख लो, वो सोच की सरकारें नहीं है
जो चुनाव के बाद सबको अपने प्रदेश के बासिंदे समझ के उनकी मदद करें। आज इस प्रदेश को हमारी एकता